आप नहीं उखाड़ सकते इंडिया का कुछ अगर बात चिकन नेक की है तो। सर अगर चिकन नेक की बात हो तो फिर नेक है हमारी। आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो वहाँ? जो सेंटेंस वो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि हम बंगालियों की नस्लें बदल देंगे, और उस नस्लों को बदलने की उन्होंने कम से कम 20 लाख औरतों का रेप कराया था बांग्लादेश में। पाकिस्तान वो पुराना सांप है, वो फिर डसेगा आपको, वो डसता रहेगा जब तक उस एशिया के इस रीजन में है, क्योंकि उसको पीस नहीं चाहिए। दोस्तों 5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश में बगावत हुई, बांग्लादेश की आर्मी ने कूप किया और उसके बाद अवामी लीग की पार्टी को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। शेख हसीना को अपनी जान बचा के भागना पड़ा और वो भारत आके रहने लगी। सो ये इतना जल्दी हुआ, किसी को शायद इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि बांग्लादेश में इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो जाएगा। और शेख हसीना आके हिंदुस्तान में रहने लगी, उनको यहाँ शरण मिली। हमारी सरकार जो है वो उनका ध्यान रख रही है, उनकी सारी ज़रूरतों का, सुख सुविधाओं का ध्यान रख रही है। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में ये आवाज़ बहुत बार उठती है और बहुत सारे लोग वहाँ के जो पार्टी या अपोजिशन पार्टी या वहाँ के जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं वो इस बात का अपोज करती हैं कि इंडिया ने क्यों उनको अपने पास रखा हुआ है। देखिए सीधा सवाल है, शेख हसीना हिंदुस्तान में क्यों है? शेख हसीना कोई बांग्लादेश की भागी हुई भगौड़ी नहीं है, या कोई वहाँ का कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कोई लेडी नहीं है। वो वहाँ की एक रेप्यूटेड लेडी, एक पार्टी की लीडर और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थी। सो देखो, अगर हिंदुस्तान ने उनको अपने पास रखा हुआ है तो आप ये देखिए कि उस लेडी को बांग्लादेश की जनता ने चुना है। और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि हमें अपने सोवेरेनिटी का, अपने पड़ोसियों की सोवेरेनिटी का ध्यान रखना होता है और उसकी इज्जत भी करनी होती है। उसी लॉजिक से जो मैडम शेख हसीना है वो इंडिया में है, और उनको हम इसलिए दे रहे हैं शरण क्योंकि वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, वहाँ का एक नोन फेस है, और उन्हीं कंडीशंस पे, उन्हीं शर्तों के अंदर उनको यहाँ पर शरण मिली है। बांग्लादेश में तो बहुत नॉइज हुआ। बांग्लादेश में जो चीफ एडवाइजर बनाया गया, इनके मोहम्मद यूनुस जो है, उनके अलग बयान हैं। वो एक तो प्राइम मिनिस्टर है नहीं वहाँ पर, ना वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो चीफ एडवाइजर उनको अपॉइंट किया हुआ है। चीफ एडवाइजर मतलब इलेक्टेड फेस नहीं है, वो वहाँ के आर्मी ने उनको अपॉइंट किया हुआ है। सो अगर वो आदमी बोलता है कि भाई नहीं, आपको इनको वापस देना होगा, तो शायद इंडिया ये नहीं करेगा। वहाँ की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने भी उस पर शेख हसीना पे इल्जाम लगाया, उनको शायद डेथ सेंटेंस भी वहाँ से दिया हुआ है उनकी कोर्ट ने। सो शायद आने वाले दिनों में ये प्रेशर बनेगा इंडिया पे कि शेख हसीना को वापस करो। तो जब ये चैप्टर आगे बढ़ता है तो इसमें शेख हसीना के बेटे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, बहुत रिमार्केबल स्टेटमेंट है। वो बात है जमात इस्लामी के बारे में कि ये लोग इन्वॉल्व हैं ये टेरर एक्टिविटीज में जो अगेंस्ट द इंडिया काम कर रही हैं। आईएसआई का इन्फ्लुएंस है वहां पर, आईएसआई के कार्डर्स हैं वहां बांग्लादेश में। और आप ये सोचिए, ये अभी दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड भी कुछ केसेस, कुछ तार जो हैं वो बांग्लादेश से ढाका से जोड़ रहे हैं। जमात इस्लामी जो है, ये इस पर जो इन्फिल्ट्रेशन है जैश का, लश्कर का, जितने भी ये आउटफिट्स हैं पाकिस्तान में, इन लोगों का पूरा इस पे इन्फिल्ट्रेशन है और इनकी पूरी आइडियोलॉजी ही इस पे है। आप लोग अगर थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को क्लोज से देखते हैं और समझते हैं तो आप कभी नोटिस करना इन चीज़ों को, या देखना पड़ना इनके बारे में कि जमात इस्लामी का जो आइडियोलॉजी है वो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया टाइप की रही शुरू से ही। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे उनके रिसेंट स्टेटमेंट आए थे जिसमें इन लोगों ने बोला कि चिकन नेक को अलग करेंगे। चिकन नेक आप लोगों को पता होगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारे जो कंट्री का है, जिसमें 7 सिस्टर्स जो स्टेट है, उस नेक को काट के बांग्लादेश बोलता है कि हम अलग करेंगे। अरे तुम्हारे सपनों में तुम अलग करोगे, कैसे कर लोगे? आप ये देखो, सबसे पहले जब आप बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जमात इस्लामी से कि आप पहले तो इंडियन आर्मी को भूल गए। आपको ये पता नहीं कि इंडियन आर्मी है वहां पर। जहां पर इंडियन आर्मी है बेटा, वहां पर थोड़ा सा औकात में रहना होता है, वरना वो लोग बूट मारते हैं। ये याद रखना, अगर आपको पता नहीं होगा, थोड़ा समझना होगा, तो आप एक बार जाके पाकिस्तान आर्मी से पूछना, आसिम मुनीर से पूछना, फील्ड मार्शल हैं वो अपने साम्राज्य के, उनसे पूछना। दूसरा, कैसे करोगे? चिकन नेक कहने में इतना आसान लग रहा है आपको कि वो छोटा सा नेक होगा और सीजर लोगे और काट दोगे। चिकन नेक अगर आप उसको कह रहे हो तो आप शायद, आपका रेफरेंस है उसके ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे, उसका रेफरेंस है कि वो नेक सा दिखता है।
बट आपने ये नहीं देखा कि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर आपके साथ है हमारा। 4000 किलोमीटर के बॉर्डर से आप घिरे हुए हमसे, एक साइड हम है, एक साइड म्यांमार है, और आपके पास है क्या? दूसरा, बांग्लादेश की जो जनता है वो जानती है कि ये सब अफवाहें हैं, ये सब बातें इनकी बस इनके वो ड्रामेबाजी वाले डायलॉग हैं, बट अल्टीमेट ट्रुथ तो ये है कि बांग्लादेश डिपेंड है इंडिया पर ट्रेड के लिए। और जो टाइम चल रहा है दुनिया में इस टाइम आप बिना ट्रेड को चलाए, बिना ट्रेड अपना सीमलेस चलाए आप नहीं चला सकते अपना कंट्री, ना अपनी इकोनॉमी चला सकते। सेम बात इंडिया पर भी लागू होती है, सेम बात यूएसए पर लागू होती है, और जितनी कंट्रीज हैं, क्योंकि सब कुछ नहीं बना सकते ना अपने यहां। आप ये देखो कि जब इंडिया और चाइना का जब एक स्टैंड ऑफ हुआ था, गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ, बहुत सारी नॉइज हुई, बहुत सारा चीजें हुई, इधर उधर डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, बहुत सारी बातें हुई। उसके बावजूद भी क्या इंडिया चाइना का ट्रेड रुका? वो नहीं रुका। वो इसलिए नहीं रुका क्योंकि ट्रेड चलना जरूरी है, वो सबकी जरूरतें हैं। बांग्लादेश ट्रेड पर डिपेंड है इंडिया पे, चाइना नहीं चला सकता आपका ट्रेड, यूएस आके नहीं चला सकता। आपको कंप्लीटली डिपेंड आप हो इंडिया पे, और कुछ हद तक इंडिया भी आप पर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश की पूरी जनता ऐसा नहीं सोचती। ये कुछ लोगों का सोचना है, जमात इस्लामी का सोचना है कि वो शायद आसाम में इन्फिल्ट्रेशन कर देंगे। आसाम की जो हालत है वो किसी से छुपे नहीं है। और ऑन दिस नोट आई वांट टू टेल एवरीवन एंड आई वांट माय एजेंसीज टू नो, ऑल्दो दे नो इट ऑलरेडी, कि आसाम एक ऐसी जगह है जहां पर इस समय सबसे ज्यादा हरकतें हो रही हैं, सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश से आसाम में हो रहा है। जितना भी आप, हम लोगों को अब तक लगता था कि जैसे कश्मीर में कुछ होता है, और सो शायद कश्मीर तक लिमिटेड है, हमारी आर्मी है, हमारी एजेंसीज हैं वो रोक रही हैं, बट उसके तार दिल्ली तक आए ना। पास्ट में क्या होता, नेपाल से इन्फिल्ट्रेशन होता था, अब एक नया विंडो ओपन हो गया है, वो है ढाका से। बांग्लादेश से आसाम में इन्फिल्ट्रेशन होता है, वहां पर रेडिकलाइजेशन होता है, और उसके बाद ये लोग स्प्रेड आउट हो जाते हैं पूरी कंट्री में। वो अपनी आइडियोलॉजी ले जाते हैं, अपने नापाक इरादे लेके पहुंचते हैं पूरी कंट्री में, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे ही कांड करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप मान लीजिए, इसमें जैश ए मोहम्मद ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इसमें लश्कर होगा, इसमें हिजबुल के कार्डर्स होंगे, इसमें आईएसआईएस के लोग होंगे, क्योंकि ये सब लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। हम जो पिक्चर हम देख रहे हैं अब तक वो बहुत छोटी पिक्चर है, हम समझ नहीं रहे कि केस कितना बड़ा है आसाम का, और ये सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश से। बांग्लादेश का डिस्टेबलाइज होना हमारे लिए कभी अच्छा नहीं है, ना कभी होना चाहिए। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पड़ोसी, शायद हमने कोशिश भी किया होगा कि उसको वापस स्टेबल किया। जो लड़ाई है ये अब है हाइब्रिड वॉरफेयर, इसमें हर तरीके के चाल, हर तरीके के टैक्टिक्स जो होंगी वो जमीन पर लाई जाएंगी, किसी भी कंट्री के अगेंस्ट यूज होती हैं। सेम चीज शायद इंडिया के अगेंस्ट भी चल रहा है। आप अगर गौर से इस इवेंट को देखो, बांग्लादेश वाला, बांग्लादेश का ऐसे डिस्टेबलाइज होना, ऐसे जंक्चर पर होना जब इंडिया ऑलरेडी अपने ट्रेड के लिए फाइट कर रहा है, ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो बांग्लादेश डिस्टेबलाइज होना हमारे लिए सही नहीं है। हम पड़ोसी हमारे लिए सही नहीं है। तो शायद हमारी सरकारों ने पूरी कोशिश की कि उसको वापस उसके शेप में लाया जाए, बट जो एक्सट्रीम रेडिकलाइजेशन है बांग्लादेश में इस टाइम, वो लोग जिस टाइप से वो बात करते हैं, आप देखना बांग्लादेश इज वॉचिंग क्लोजली। जब भी इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ऑल्दो इट वॉज नॉट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, इट वॉज इंडियाज ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म, ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के न कोई औकात है, न उसकी हिम्मत है, न उसकी जरूरत है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास आए और हमसे बात करें। वो अपने पेपर्स पे, अपने सोशल मीडिया पे शायद ये चीज़ चला सकते हैं कि उन्होंने 7 राफेल्स गिराए, 5 सुखोई गिराए, 10 तेजस गिराए, या XYZ जो उनके नंबर्स हैं। वापस आते हैं हम बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश इस टाइम एक्सट्रीम रेडिकलाइजेशन पे है। बांग्लादेश उस स्टेज पे है जहां पर बांग्लादेश का कल आज ही खत्म होने वाला है, उसका आने वाला कल बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद आने वाले टाइम में बांग्लादेश में इलेक्शंस होंगे, क्योंकि उनके कराना उनकी मजबूरी है। डेमोक्रेसी उनको वापस वैसे की वैसे रखनी है। मिलिट्री कूप चाहे हुआ था, बट उनको लगता है कि उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, क्योंकि उन्होंने अवामी लीग को बाहर कर दिया और शेख हसीना को उन्होंने भगा दिया वहाँ से। आने वाले दिनों में जब ये लोग अपनी सरकार बनाएंगे, उससे पहले उनके इलेक्शंस होंगे। उन इलेक्शंस में आप एक देखिएगा एक बात कि ये जो अभी मोहम्मद यूनुस हैं,
क्योंकि मोहम्मद यूनुस को चाहिए वापस, अभी वो चीफ एडवाइजर है, उस आदमी को वापस से वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनना है, कंप्लीटली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनना है, शायद वो उस तरह की इज्जत पाना चाहता है। सो होगा क्या उस टाइम में, होगा बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आर्मी के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, वहाँ की जनता के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं जो पीस चाहती है, वहाँ की ये जो पार्टीज हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, और जो सबसे चौथा फ्रंट है वो वहाँ का रेडिकलाइजेशन है। बांग्लादेश इज हाईली रेडिकलाइज राइट नाउ, और ये इसलिए नहीं हुआ है कि वहाँ की जनता कर रही है, ये इसलिए हुआ है कि वहाँ पर फॉरेन एजेंसीज का इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ISI जो पाकिस्तान की एजेंसी है वो 100% एक्टिव है वहाँ पर, और जमात इस्लामी जो वहाँ की पार्टी है, जो वहाँ का एक मेजर अपोजिशन पार्टी है, वो कंप्लीटली ISI की आइडियोलॉजी पर काम करती है और उनके टैक्टिक्स पर काम करती है। हम ये बात बोल चुके हैं ये लोग, और अगर इनकी सरकारों का आने का मतलब है हमारे लिए एक और फ्रंट खुल जाना, जहाँ पर हमारे लिए कंप्लीट एक फ्रंट है वॉर का, जो हम पहले शायद इसको कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि हाईली रेडिकलाइज्ड माइंडसेट बांग्लादेश, जहाँ पर सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेशी पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं। वहाँ पर सारे कंट्रीज की एजेंसी होंगी जो दिन रात अपना अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में लगी हुई हैं। वो बांग्लादेश को अपने अकॉर्डिंग शेप करना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उसको ढालना चाहते हैं, कि ताकि कल को उनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो कैटर किए जा सकें। आने वाले दिन बहुत चैलेंजिंग है बांग्लादेश के लिए, और सेम टाइम पे वो इंडिया के लिए भी चैलेंजिंग है। श्रीलंका डिस्टेबलाइज हुआ, और श्रीलंका को आपने न्यूज़ शायद एक हद तक ही देखी होगी, जहाँ पर आपने नोट किया होगा कि श्रीलंका डिस्टेबलाइज हुआ, वहाँ पर इतने तमाशे हुए, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सब गायब हो गया न्यूज़ से। उसके बाद ना कोई न्यूज़ आई ना कुछ आया। बट अब आज देखोगे श्रीलंका वापस से स्टेबलाइज होने लग गया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, उनको उस प्रॉब्लम से निकाला। अपने पड़ोसी देशों की ऐसे टाइम पर मदद करना एक सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं है, आपका कूटनीतिक कदम भी है। आने वाले कल में आपके पड़ोस में कोई और आके बैठ जाए, उससे बेहतर है कि आपके रिश्ते उनसे अच्छे रहें। एक बार वाजपेयी साहब ने बोला था कि आप अपने पड़ोसी नहीं चूज कर सकते, क्योंकि जो पड़ोसी हैं आप उनको आपको वैसे ही रहना होता है उनके साथ। सो बेहतर ये होता है कि रिश्ते सही बनाए जाए। सेम चीज़ बांग्लादेश के लिए भी है। बांग्लादेश को हमारे साथ ट्रेड करना है, बिना ट्रेड के बांग्लादेश सस्टेन नहीं कर सकता। आप लिख के लीजिए, बांग्लादेश हर चीज़ नहीं बनाता। बांग्लादेश जूट बनाता हो, कॉटन बनाता होगा, या फिर पाम ऑयल बनाता होगा, जो कि उनका हाईएस्ट ट्रेड आते हैं। बट उसके अलावा सिर्फ इतने में ही थोड़ी चलता कंट्री, उनको वापस से टेबल पर आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और ये चिकन नेक वाले जो इन्फ्यूज किए जा रहे हैं इनके कानों में पाकिस्तान से, ऐसे एजेंडाज को इनको अपने तरफ से दूर रखना चाहिए। आप नहीं उखाड़ सकते इंडिया का कुछ, अगर बात चिकन नेक की है तो। सर अगर चिकन नेक की बात हो तो फिर नेक है हमारी। आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो वहाँ, आप हो सकता है वहाँ पर टेररिज्म को थोड़ा बहुत स्पार्क कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत वहाँ की जो पीस वगैरह है उसको डिस्टर्ब करने का ट्राई करोगे, बट एंड ऑफ द डे यू विल बी किल्ड, हुएवर कम्स देयर विल बी किल्ड। और इंडिया कोई छोटा कंट्री नहीं है। अगर आप एक चिकन नेक पर फोकस कर रहे हो उल्टा मैप देख के, तो हम भी 4000 किलोमीटर की बाउंड्री आपके साथ शेयर करते हैं। आप इंडिया को पार नहीं कर सकते। ये बात बांग्लादेश को अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, और बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि ये वही इंडिया है, ये वही इंडिया है जिसने मुक्ति वाहिनी को बनाया, ये वही इंडिया है जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान के उस दौर से निकाला जिस दौर में लाखों औरतों का रेप हुआ और लाखों बच्चों को सामने मार दिया गया, अपनी माँ के फैमिली के सामने बच्चों को मारा गया। ये वही इंडिया जो उस टाइम कूदा था आपके यहाँ, जो आपको निकाल के लाया उससे, उस बदहाली से, उस दौर से जहां पर आप बस हाथ जोड़ के खड़े थे। वहां पर पाकिस्तान वालों ने क्या बोला था, जो AK नियाजी पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, जिसके जो सेंटेंस वो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि हम बंगालियों की नस्लें बदल देंगे, और उस नस्लों को बदलने के उन्होंने कम से कम 20 लाख औरतों का रेप कराया था बांग्लादेश में। पाकिस्तान वो पुराना सांप है, वो फिर डसेगा आपको, वो डसता रहेगा जब तक उस एशिया के इस रीजन में है, क्योंकि उसको पीस नहीं चाहिए। उसको अगर अपने रेलेवेंस बना के रखनी है तो उसको कुछ न कुछ खुरापात करते रहनी होगी। वो आपके यहाँ भी करेगा, वो नेपाल में घुसेगा, वो बांग्लादेश में घुसेगा। इंडिया के साथ तो वो ऑलरेडी सदियों से ही करता आ रहे सब।
इंडिया इंडिया कैन नॉट बी इररेलेवेंट फॉर बांग्लादेश। ये बात बांग्लादेश के हर आदमी को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये किसी नेगेटिव थॉट से बोल रहा हूँ, बट इन अ प्रोग्रेसिव वर्ल्ड बांग्लादेश को इंडिया चाहिए। ये बात सबको समझनी होगी।